वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे गाइस। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर में आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये डीसी सर्किट का क्वेश्चन है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये डीसी सर्किट का क्वेश्चन है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डीसी सर्किट में कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है, आप तो यहाँ पे आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये यहाँ पे क्या पूछा गया है। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग केसीएल, या फिर इसको हम नोड एनालिसिस भी बोलते हैं। अब ये नोड्स क्या होते हैं, देखो नोड्स मतलब ऐसा कोई ब्रांच या फिर ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पर 2 से ज़्यादा वायर्स गए हैं या फिर ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। या आप सबसे पहले कॉर्नर्स को एज्यूम करते जाओ। ये आपको एक डायग्राम दिया होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर्स देखने हैं। ये कॉर्नर है, यहाँ पर दो लाइनें गई है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये नोड नहीं है। यहाँ पर देखो एक यहाँ पे गया है, एक यहाँ पे गया है, एक यहाँ पर गया है। यहाँ पर 3 ब्रांचेस पास हो रही है, इसलिए ये मेरा नोड की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पे गया है, एक यहाँ पे गया है, एक यहाँ पे गया है, तो इसलिए ये भी मेरा नोड की कैटेगरी में आता है। अब ये वाला बताओ, 2 मिनट सोच के बताओ, वीडियो पॉज करके बताओ कि ये नोड है कि नहीं। सोच लिया होगा। अब ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे एक लाइन गया है, यहाँ पे एक लाइन गया है, लेकिन और तीसरा है क्या कहीं पे? नहीं है। तो इसलिए ये एक नोड नहीं है, इसे हम कॉर्नर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये भी एक कॉर्नर है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक वायर गया है, यहाँ पर एक वायर गया है, और यहाँ पर ऊपर के साइड एक वायर गया है, इसलिए ये भी एक नोड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट साइड में एक वायर गया है, लेफ्ट साइड में एक वायर गया है, एक अप साइड भी गया है, इसलिए ये भी एक नोड की कैटेगरी में आता है। अब ये वाला देखो, ये एक कॉर्नर है, इसके पास देखो एक लेफ्ट में गया है, एक ऊपर गया है, लेकिन और भी कहाँ पे गया है क्या? नहीं, इसके पास 2 ही ब्रांचेस हैं, तो इसलिए ये एक कॉर्नर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स में सम को सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे क्या फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना है कि 5 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स। तो मुझे सबसे पहले इस सर्किट में कितने नोड्स है इसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, यहाँ पर 4 नोड्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। स्टेप 1 हो गया, नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई इक्वी पोटेंशियल नोड्स। अब ये इक्वी पोटेंशियल नोड्स का मतलब क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल नोड्स मतलब ऐसे 2 नोड्स जिनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी भी प्रकार का रेजिस्टर, करंट या फिर वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये नोड देखो, ये नोड देखो, 2 नोड के बीच में, ये 2 नोड के बीच में देखो रेजिस्टर प्रेजेंट है, तो क्या ये इक्वी पोटेंशियल नोड है? ये इक्वी पोटेंशियल नोड नहीं है, ठीक है। ये 2 नोड हो गया। अब ये 2 नोड देखो, ये 2 नोड के बीच में कोई भी सोर्स या फिर किसी भी प्रकार का रेजिस्टर अवेलेबल है? नहीं है, तो इसलिए मैं इन दोनों को इक्वी पोटेंशियल नोड बोल सकता हूँ। अब जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये 2 इक्वी पोटेंशियल नोड है, तो मैं अपने डायग्राम को वापस से रीड्रॉ करूँगा और ये दोनों पॉइंट को मैं एक जॉइन कर लूँगा। अब आप पूछेंगे कि मैं इसको इससे जॉइन करूँ कि इसको इससे जॉइन करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे इसको इससे जॉइन कर लो, इसको इससे जॉइन कर लो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप बोलोगे इसको और इसको भी तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना। ज़रूर कर सकते हैं, कंपेयर करो। ये पहला नोड पॉइंट है, ये दूसरा नोड पॉइंट है। इन दोनों के बीच में देखो ये रेजिस्टर आ रहा है ना, तो ये जो रेजिस्टर आ रहा है, इसलिए इसकी वजह से ये इक्वी पोटेंशियल नोड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आप इसे और इसे कंपेयर करो, V4 को और V2 को कंपेयर करो। इन दोनों के बीच में भी ये करंट सोर्स आ रहा है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि ये भी इक्वी पोटेंशियल नोड है। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने सर्किट को रीड्रॉ किया, आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसको यहाँ पर सिंपली ज्वाइन कर दिया है, ऐसे ज्वाइन कर लिया है। तो अब पहले वाले डायग्राम में मेरे पास कितने नोड्स थे? 1 2 3 4। अब जब मैंने डायग्राम को फिर से ड्रॉ किया, इक्वी पोटेंशियल नोड को वापस से जोड़ दिया मैंने, अब मेरे पास कितने नोड्स प्रेजेंट है? 1 2 3। नंबर ऑफ नोड्स कम हो गए, इसलिए हमको इक्वी पोटेंशियल नोड हमेशा नोड वाले क्वेश्चन में फाइंड करना होता है।
अब इतने स्टेप को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या बोलता है, एक नोड को हम लोग को ग्राउंड नोड एज्यूम करना होता है। ग्राउंड नोड का मतलब क्या होता है, कोई भी जितने भी नोड होंगे उसमें से एक नोड का वैल्यू आपको 0 कंसिडर करना होता है। अब यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर VG है, तो हमेशा ऐसे पॉइंट को चूज़ किया करो जहाँ से मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस पासेस होती है, उसको आप ग्राउंड नोड की कैटेगरी में डाला करो। अगर फिर भी आपको ये बातें नहीं समझ में आई कि ग्राउंड नोड को मैं किसको कंसिडर किया करूँ, तो सिंपली जो सबसे नीचे वाला नोड होता है उसको आप सिंपली ग्राउंड नोड कंसिडर कर सकते हो। कुछ ऐसे सम्स भी होते हैं कि नीचे वाले को हम नहीं कंसिडर करते, वो हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको ग्राउंड नोड चूज़ कर लिया, इसका वैल्यू मैंने 0 डाल दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। स्टेप 3 क्या बोलता है, थ्रो करेंट्स आउटसाइड फ्रॉम ऑल नोड्स। इसका मतलब क्या होता है, नोड्स आइडेंटिफाई कर लिया, इक्वी पोटेंशियल नोड्स भी बना लिया। अब हर नोड्स में से मुझे आउटसाइड नोड्स से दूर भागता हुआ एक करंट एज्यूम करना है। तो यहाँ पर मैंने I1 करंट को एज्यूम किया कि वो इस साइड जा रहा है, I2 करंट को मैंने एज्यूम किया कि वो इस साइड जा रहा है, I3 करंट को मैंने एज्यूम किया कि वो इस साइड जा रहा है। अब आते हैं ये वाले नोड पे, I4 करंट को मैंने एज्यूम किया कि वो इस साइड जा रहा है, I5 करंट को मैंने एज्यूम किया कि वो डाउन साइड जा रहा है, I6 करंट को मैंने एज्यूम किया कि वो इस साइड जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि सबको हम लोग ने आउटसाइड ही क्यों कंसिडर किया है, इनसाइड भी तो कर सकते थे। अब इनसाइड करने से क्या होता है, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमेशा आप नोट से आउटगोइंग करेंट्स को एज्यूम किया करो, इसलिए मैंने वहाँ पर आउटगोइंग करेंट्स को एज्यूम किया है। अब इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब स्टेप 4 की तरफ आते हैं, अप्लाई KCL टू ईच नोड। KCL के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसका मतलब होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, सिंपली ओम्स लॉ। तो I को आप एक तरफ शिफ्ट कर दोगे तो V अपॉन R मिल जाएगा आपको। अब आपको हर एक नोड को इस फॉर्मूले में फिट करना है। अब कैसे फिट करेंगे, सिंपली सबसे पहले आपको जितने भी नोड्स रहेंगे सब पे लाइन बाय लाइन जा जाके KCL को अप्लाई करना है। अप्लाइंग KCL एट नोड 1। नोड 1 मेरा कहाँ पे है, तो सबसे पहले ढूंढो कि नोड 1 कहाँ पे है। यहाँ पर है मेरा नोड 1, यहाँ पर देखो। उसके बाद सिंपली आपको एक डायलॉग लिखना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी करेंट्स होंगे सबका सम करके इज इक्वल्स टू आपको 0 सिंपली लिख देना है। अब जब इतनी बातें हो गई तब I1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, वहाँ पर इक्वेशन देखो, I की जगह क्या लिखना है, V बाय R। V क्या होता है, फ्लोइंग करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वोल्टेज जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है उसको उससे माइनस करना होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपली जो ये V1 है वो अगले V की तरफ जा रहा है, उसको उससे माइनस करना है। V1 यहाँ पे है, अब ये कहाँ पे जाके रुकेगा, यहाँ पे जाके रुकेगा, तो सिंपली V1 माइनस VG। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रास्ते में 20 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स भी आ रहा है। तो इसके साथ कैसे डील करना है, जब ये V1 यहाँ से निकलेगा उसके बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ का जो निकलने वाला साइन है, निकलने वाला साइन मतलब आप कौन सा, ये एंटरिंग साइन है ना, ये पॉजिटिव, निकलने वाला साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो आपको हमेशा निकलने वाला साइन कंसीडर करना होता है अपने KCLs के प्रॉब्लम्स में। तो ये क्या है, -20। तो सिंपली मैं उसको अपनी इक्वेशन के साथ ज्वाइन करके लिख दूंगा, V1 -20 अपॉन क्या लिखना है, वहाँ पे फॉर्मूला देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे क्या रेजिस्टर का वैल्यू लिखना है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर है। अब सिंपली अब V1 और अगला V किधर मुझे मिलेगा, नीचे वाले के लिए V1 माइनस VG अपॉन रेजिस्टर कितना है 4, V1 माइनस VG अपॉन 4। अब इसकी तरफ आते हैं, ये क्या है V1 और अगला राइट साइड वाला वोल्टेज कहाँ पे है, V2। तो सिंपली V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टर कितना है यहाँ पर 3 ओम का, तो सिंपली मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, मैंने सिंपली अब V1 अपॉन 2 लिख दिया, -20 अपॉन 2। ठीक है, कुछ नहीं किया है, डिनोमिनेटर को दोनों को दे दिया है, स्प्लिट कर दिया है। V1 अपॉन 4, VG का वैल्यू 0 है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, सिंपली ऐसे लिख दिया। उसके बाद -V2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आते हैं, मैंने V1 मतलब एक जात बिरादरी वाले लोगों को एक साइड किया, अगले जात बिरादरी वाले लोगों को एक साइड किया। अब इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 मुझे मिल गया है।
अब सिंपली V1 लिखा, ये सबको एक ब्रैकेट दे दिया, इसको भी एक ब्रैकेट दे दिया। तो जब मैं इसको ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा तो इसके ऊपर का जो साइन है वो इन्वर्स हो जाता है। नहीं पता था तो आज पता कर लो। ये 2 जब नीचे था तो ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया, 4 इन्वर्स हो गया, 3 इन्वर्स हो गया। ठीक है, V2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 इन्वर्स हो गया है, इज इक्वल्स टू 10। ये अपना पहला इक्वेशन मिल गया है। सिंपली यही आपको पूरे स्टेप्स वापस से अगले नोट्स के लिए भी अप्लाई करना है। तो हम आ जाते हैं V2 नोड पे, अप्लाइंग KCL एट V2 नोड। तो यही सेम स्टेप लिखेंगे। उसके बाद मैंने कहा था एक आपको डायलॉग लिखना होता है, जितने भी करंट्स पास होते हैं सबका एडिशन करके 0 करना होता है। तो यहाँ से I4 पास हो रहा है, I5 पास हो रहा है, I6 पास हो रहा है, तो सिंपली मैंने सबका एडिशन करके 0 लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहला I4 में से करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, कौन से वोल्टेज से कहाँ फ्लो हो रहा है, तो वो I4 में से करंट V2 से V1 की तरफ जा रहा है। तो सिंपली V2 माइनस V1, ये वाला फॉर्मूला देखो, V लिखना है पहले, V2 माइनस V1 अपॉन रजिस्टर कितना है 3 ओम का, सिंपली मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर मैंने -8 लिखा है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो अपने को लिखना था V2 और ये माइनस वाला निकलने वाला साइन कंसिडर करना है, V2 -8 अपॉन रजिस्टर तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो एग्ज़ाम में इसके आगे लिख ही नहीं पाओगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में फ्रेंड दिखता है, ये करंट सोर्स बोलते हैं, लेकिन इसको अपने भाषा में आप फ्रेंड कंसिडर करा करो। ये आता ही क्वेश्चन में कि आपको मतलब आपके सम को छोटा करने के लिए आता है। ये क्या बोलता है, जब मैं रास्ते में दिख जाऊंगा ना तो सिंपली मेरी वैल्यू को लिख दो, बस आपको साइन देते समय ध्यान से देना है। तो ठीक है, मैंने सिंपली इसको 8 लिख दिया। यहाँ पर मत लगाने बैठना कि V2 माइनस V1, नहीं, कुछ नहीं। आपको फ्रेंड दिख गया तो सिंपली फ्रेंड का वैल्यू लिख देना है। यहाँ पर क्या है, करंट सोर्स 8 का मैंने सिंपली 8 लिख दिया। अभी ये माइनस साइन को आप भूल जाओ, सिंपली 8 लिख दिया है। अब साइन कैसे देना है, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर KCL में कभी भी निकलने वाला जो साइन होता है उसको कंसिडर करना होता है। तो करंट सोर्स में ये जो एरो वाला साइन होता है ये पॉजिटिव साइन होता है, और ये वाला जो साइन होता है वो नेगेटिव साइन होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन में हम लोग ने माइनस लिखा था यहाँ पर। ठीक है, अब अगले करंट की तरफ बढ़ते हैं, I6 की तरफ। तो V2 I6 से कहाँ जा रहा है, V2 माइनस VG अपॉन 5। ठीक है, अब मैं सिंपली इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिखा है, मैंने डिनोमिनेटर को दोनों में स्प्लिट किया, उसके बाद प्लस और माइनस मिल के माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने -8 लिख दिया। अब नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 लिख दूंगा तो उसका मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। कुछ लोग को कन्फ्यूज़न होता है, कुछ नहीं है तो चलो 0 डाल देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसका मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए 1 डाल सकते हैं, इसका मतलब 8 ही होता है, इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर VG का वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग से ही हम लोग ने कंसिडर किया है। उसके बाद सिंपली ये 3 को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ पे से ये 3 को ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस का साइन ऑलरेडी है, इन्वर्स एक चिपका दूंगा। नीचे से आप कोई भी चीज़ को ऊपर लेके जाते हो तो उसके साथ आपको इन्वर्स चिपकाना है, इज प्लस V2 1/3 प्लस 1/5। यहाँ पर देखो 2 V2 है, एक को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच गया मेरे पास 1/3 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 8। अब ये मैं 3 को ऊपर लेके जाऊँगा, 5 को ऊपर लेके जाऊँगा, वही सेम बात कि आप नीचे से कोई भी चीज़ को ऊपर लेके जाते हो तो उसके साथ एक इन्वर्स का साइन चिपकाना होता है, मैंने सिंपली इन्वर्स का साइन चिपका दिया है। तो ऑन सॉल्विंग 1 और 2, जब आप इसको और इसको दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपको V1 और V2 का वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। आपका कैल्सी सबसे पहले तो डिग्री मोड में होना चाहिए। अब उसके बाद आप यहाँ पर मोड बटन दबाएंगे, मोड में आप इक्वेशन का 5 नंबर का बटन दबाएंगे। उसके बाद आपको कितने अननोन्स है आपके इक्वेशन पे, मेरे इक्वेशन में 2 अननोन्स है, V1 एंड V2, X एंड Y, इसलिए मैं फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दबाऊंगा। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ मैट्रिक्स टाइप में दिखने लगेगा। उसके बाद इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ को मुझे सिंपली सब्सटीट्यूट करना है। उसके बाद देखो V1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स, सिंपली इज इक्वल्स टू दबा दूंगा। ऐसे ही
V2 की जगह क्या लिखूंगा, -3 इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स का साइन है आप देख सकते हो मोड के ठीक नीचे, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की जगह मैं डाल दूंगा 10। अब मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ आता हूँ, यहाँ पर है मेरा नीचे के साइड सेकंड इक्वेशन मैंने लिखा है -3 इनवर्स, -3 लिखना मत भूलना, इज इक्वल्स टू 3 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स। कभी कभी क्या होता है हम लोग 3 इनवर्स लिख के वैल्यूज़ को डाल देते हैं, लेकिन ध्यान से देखो वहाँ पर 3 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स दोनों कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, इसलिए दोनों को साथ में ही लिखना। इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की जगह हम लोग 8 पुट कर देंगे, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये इज इक्वल्स टू का बटन दबाओगे तो आपको पहली वैल्यू का रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये डिवीजन में मिला है, फ्रैक्शन में आंसर मिला है, मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए, तो यहाँ पर DEL इस बटन के ऊपर आप देखोगे H2D का बटन दिख रहा है, सिंपली दबाओ। यहाँ पर मुझे पहली वैल्यू मिल गई है 17.14, V1 की जगह 17.14 लिख दिया, V2 की जगह 25.71 सिंपली लिख दिया है। अब कैलसी वाला पार्ट हो गया है, तो सिंपली आप यहाँ पर देखो V1 का और V2 का वैल्यू मिल गया है। क्या क्वेश्चन में मुझे बस इतना ही पूछा गया था? नहीं, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। 5 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है फाइंड करो। तो 5 ओम जो रेजिस्टर है उससे जो V वाला पार्ट फ्लो हो रहा है ना, सिंपली आप उस इक्वेशन को लिख दो। तो यहाँ से I6 वाला करंट फ्लो हो रहा है, तो V2 माइनस VG अपॉन 5 मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा। VG की जगह 0 है तो मैं इसको हटा सकता हूँ, मतलब अपनी इक्वेशन से। तो मेन वैल्यू क्या मिल गई, V2 अपॉन 5। V2 की जगह मुझे क्या फाइंड करना था, मतलब मैंने V2 का वैल्यू क्या फाइंड किया है, 25.71। तो मैं सिंपली 25.71 यहाँ पर लिख दूंगा डिवाइडेड बाय 5। इसको सिंपली आपको कैलसी में पुट करना है, वैल्यूज जैसा का जैसा है वैसे उठा के डाल दो, और 5.71 एम्पियर, ठीक है। पूरे क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी भी आपके मन में एक डाउट होगा कि ये जो एरो का साइन है हम लोग ने डाउनवर्ड्स ही क्यों दिया है। देखो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ से हम लोग ने जो I6 का करंट एज्यूम किया है वो 5 एम्पियर में से कैसे जाएगा, हम लोग ने राइट साइड कंसीडर किया है, तो वो कुछ इस प्रकार से जाके कुछ नीचे की तरफ ही जाएगा ना, तो सिंपली हम लोग ने उसको नीचे की तरफ लिख दिया है। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको ये समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर अपने नोट्स में लिख के रख लीजिए। अगर जैसे आपको कुछ दिक्कत है कि आपको नोट्स के सम नहीं आ रहे हैं, तो आप वैरायटी वाले सम्स ना ट्राई कीजिए, आप एक ही सम को 10 बार लिखिए, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो शायद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपका यही वैल्यू आना चाहिए बार बार, उसके बाद आप दूसरे टाइप्स की तरफ बढ़िए, ठीक है। होप आपको समझा होगा, कुछ नहीं समझा होगा तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, और आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कुछ अगर क्वेश्चन इसके अलावा है तो।